जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप इस जर्नी के साथ जुड़े हुए होंगे। हम पढ़ रहे हैं साथ ही आपका टारगेट बैच में, और टारगेट बैच में हमारा मकसद है कि स्टैटिक जीके को, जो सारा सिलेबस है उसको एक बहुत जल्दी से टारगेट रखते हुए आपका 20 to 22 डेज में हमको कंप्लीट स्टैटिक जीके को पढ़ना है, कंप्लीट को। ठीक है, जिसके लिए अच्छे से हम आपको बोलेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ों को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। किया सैनी, अभिषेक केसरी, धनंजय रॉय, रिंकू सिस्टर, प्रणाम सभी भाइयों को, सभी बहनों को। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बताइए। तो हम आ चुके हैं आपका पुस्तकें और लेखक पक, यानी कि हम आपका 3 4 5 क्लासेस के बाद में हम आपको बता दें कि अब आपका सैटरडे सैटरडे रिवीजन के लिए है, संडे रिवीजन के लिए, और इस बार मंडे भी क्लास नहीं होगी जैसा हमने आपसे पहले ही कहा था। और फिर पूरे वीक में क्लास होंगी। पूरे वीक में क्लास होने का मतलब क्या है आपका, फिर आपका ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट वाले में फिर होंगी आपका फ्राइडे तक। ओके, तो चलें कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें, आप सबके सपने साकार हों, उतने मेहनती आप रहें, उतनी मेहनत आप करें। तो बुक्स एंड ऑथर, देखो बुक्स एंड ऑथर के बारे में मैं आपको बता दूं। डोंट यूज द ट्रिक्स, पहले सुन लें इसको। डोंट यूज द ट्रिक्स, कुछ बच्चे क्या होते हैं बुक्स और ऑथर्स में, डोंट यूज द ट्रिक्स, इसको लिख लेना स्पेशली। ठीक है, और ये खुद से प्रॉमिस करिए कि इसमें ट्रिक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बुक्स में क्या आप ट्रिक बनाओगे, इतने सारे नाम और इतने सारे बुक्स के नाम का ट्रिक बनाओगे तो बहुत सारा बना लोगे और कोई अर्थ नहीं है। तो इसको सीधे सीधे याद रखना। बोलो सीधे सीधे याद रखेंगे डायरेक्टली। तो इसकी प्रैक्टिस कैसी होती है, तो जो बचपन वाली प्रैक्टिस थी ना, बचपन वाली प्रैक्टिस समझ रहे हो, कि हमारे लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा रहता था और राइट साइड पे कुछ, तो हम आपका क्या करते थे, एक साइड को छिपा लेते थे। ऐसे छिपा के बोलते थे हम एक साइड पे, बोले हाँ जी भैया, तो आप कहेंगे हाँ जी भैया। हम एक तरफ छिपा लेते थे। तो बुक्स का नाम हमेशा रखें और ऑथर के नाम को हमेशा छिपा के रखें, और बोलने का प्रयास करना, एक दो बार उसको पढ़ना और बोलने का प्रयास करना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुक्स में। तो बुक्स में नाम आता है रामायण का। किसका? रामायण का नाम आएगा। देखिए, रामायण को सबसे पहले संस्कृत में किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो सबसे पहले रामायण लिखी गई किसमें? संस्कृत भाषा में। जो सबसे पहली रामायण है, क्या है? सबसे पहली रामायण है। ओके, इसको साथ ही आपका अवधी भाषा में, अवधी भाषा में किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। ये तो आधुनिक रामायण है। क्या है? आधुनिक। आपने कौन सी पीडीएफ लगाई है? पीडीएफ तो मैंने एडिट कराई थी, भेजी नहीं उन्होंने दोबारा पीडीएफ आपको? नहीं नहीं, ये पीडीएफ है ही नहीं। नहीं ठीक है, उन्होंने ये लाइन छोड़ दी इसमें, मुझे भी याद है ना जब मैंने उसमें कराया था उसको। ठीक, ओके ओके ओके, क्लियर है। क्योंकि हमने ये बोला था कि अब ये नहीं पूछा जाता है। 24,000 श्लोक, और उसमें कितने श्लोक हैं? 500 उपखंड है और 7 कांड है रामायण में। तो ये हमने हटवा दिया था, तो वो शायद उसको भूल गए हटाना, हमने ऑन कॉल हटवाया था उसको। ओके, रामायण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? कि भाई कि देखो रामायण में क्या है, टीचिंग्स हैं बहुत सारी। तो कैसे एक व्यक्ति को उत्तम जीवन जीना चाहिए, तो इस सब की टीचिंग्स को सब लोग फॉलो करें, तो फिर जब कोई पुस्तक होती है वो अगर बहुत फेमस हो जाती है तो फिर उसके ट्रांसलेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशंस भी देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया अजय कुमार जी। तो किसने किया है? आरटीएच ग्रिफिथ ने किया है सबसे ज़्यादा इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी भी ग्रंथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। फारसी में अनुवाद अकबर के टाइम पे बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने, क्योंकि अकबर ने एक आपका फारसी में एक मकबत खाना नाम से एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था स्पेशली, है ना। इसको हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे। उर्दू में अनुवाद किसने किया? रायना लखवनी ने। बांग्ला में रामायण का कीर्तिवास ओझा ने। तमिल, तमिल में साथी कम्बन ने। कई बार एसएससी ने इसको पूछा है कि रामायण का तमिल में किसने आपका ट्रांसलेशन किया है। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमदेंदु ने। कैसे कन्नड़, कैसे कुमदेंदु। नेपाली में भानुभक्त आचार्य, कई बार पूछे गए हैं, भानुभक्त आचार्य। तो ये क्या है? ये ट्रांसलेशंस हैं। तो किस किस का याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट? इंग्लिश का आरटीएच ग्रिफिथ, तमिल का कम्मन ने, और नेपाली का भानुभक्त आचार्य ने। क्या बोलेंगे? भानुभक्त आचार्य ने। ठीक है, ओके। महाभारत आप जानती है, महाभारत जिसको हम क्या नाम जानते हैं, भारत जय के नाम से या जय संहिता के नाम से जानते हैं। इसको वेद व्यास जी ने लिखा था।
और चूंकि इसी महाभारत में साथी आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी बोली गई, तो उसको भी लेखन कार्य कहते हैं। जो रचयिता है वेद व्यास, लेखन कार्य तो कहा जाता है कि गणेश जी ने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत पहले ही हमको बता दिया। शुभम कुमार जी ने कहा है महाभारत का ट्रांसलेशन आपका के एम गांगुली ने किया। शुभम कुमार जी वेरी गुड, इस तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत है हमें, ठीक है, जो आपका कनेक्ट कर सकते हो। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा नाम से, जितने भी फारसी के ट्रांसलेशन हुए तो किसने किए हैं, तो वो किए हैं आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? रजमनामा नाम से किया था। रजमनामा मतलब युद्धों की पुस्तक, युद्ध के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक। ओके, युद्ध के बारे में जिसमें ब्रीफ किया गया हो। महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? के एम गांगुली ने। और रामायण का किसने किया था? RTH ग्रिफिथ ने किया था। किसने? RTH ग्रिफिथ ने किया था। ओके बॉस। महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस द्वारा हुआ। अब आप सोचेंगे रामायण अगर संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि जी ने, तो उसका जो ट्रांसलेशन किया था हिंदी में वो किसने किया था? तो गीता प्रेस आप सबने देखी होंगी कि गीता प्रेस की आप अक्सर देखते होंगे, बहुत सस्ते में वो ये चाहते हैं कि जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय ग्रंथों में, यहाँ के वेद वेदांगों उपनिषदों में या अन्य आपका पुराणों में जो भी ज्ञान है, वो सभी लोगों तक बहुत सुलभ माध्यम से कम पैसे में पहुंच पाए, कम पैसे में। ठीक है, तो महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस ने किया। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का भी किसने किया? गीता प्रेस ने किया। रामायण का भी हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बोलेंगे गीता प्रेस ने किया। गीता प्रेस में अंशुल पाल जी पहले ही आंसर देते हुए। श्रीमद् भगवत गीता जी, इसको गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। गीतोपनिषद क्या बोलते हैं? गीतोपनिषद। क्योंकि महाभारत को भी वेद व्यास जी ने लिखा है, तो इसको भी वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें कितने हैं? महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, और साथ में 700 श्लोक हैं इसमें। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया है इसका? विलियम विल्किंस ने किया है। किसने किया है? विलियम विल्किंस ने। जी मोहम्मद अरशद इमाम हाशमी, एकदम से सही आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। विलियम विल्किंस। केशव शुक्ला जी, आपका आंसर पहले ही और एकदम सटीक आया। उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने किया। मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने किया। प्राचीन पुस्तकों की लिस्ट देखिए, हम आपसे ये कह रहे थे, तो आप क्या करेंगे, इसमें राइटर का नाम छुपा लेंगे। थम्स अप करिए, बोलेंगे भी फटाफट से, थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए। सर आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? दोस्त हम कमेंट आपका इसलिए अभी पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ते भी नहीं। जो काम का कमेंट करता है, रिलेटेड कमेंट करता है, कनेक्ट करके जो कमेंट करता है, हम उसके कमेंट को पढ़ते हैं। जो इधर उधर की बातें करता है, हम उसके कमेंट को नहीं पढ़ते हैं। ओके बताएं जी, ये एंशियंट बुक्स हैं, पुराने समय में जो हमारी किताबें हैं, जो भारत के बारे में हैं, बहुत चर्चित हैं। कनन अष्टाध्यायी, तो हाथ एक बार तो बोलना है और एक बार हाथ छिपा के बोलना है। ओके, अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। ग्रामर समझते हो ना, इंग्लिश में आप जानते होंगे ग्रामर, हिंदी में भी ऐसे क्या होती है, व्याकरण होगा आपका कि भाई सेंटेंस कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनेगा। तो संस्कृत में महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा, और योग शास्त्र भी पतंजलि ने लिखा। क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी बहुत पूछी जाती है, महाभाष्य बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, देखिए बहुत पूछी जाती है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की पुस्तक है। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र की। क्या बोलेंगे? एक दिमाग लगा लीजिए कि भैया बुक की हम लगातार, बुक और ऑथर की लगातार रीडिंग करेंगे। कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स ये पढ़ने पड़ेंगे, हाथ छुपा करके बोलने पड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे आपको हमेशा के लिए याद होंगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बुद्ध चरित्र अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वपनवास वदत्ता, एसएससी बहुत रिपीट करता है, भास की पुस्तक है। कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है। कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है। ये हम हिस्ट्री में भी आपको बताएंगे, हिस्ट्री में इन सब किताबों को हम आपका नाम लेंगे, जो हम हिस्ट्री में आपको उसको पढ़ाएंगे एक, अच्छा है ना। क्या बोलेंगे? रघुवंशम कालिदास की पुस्तक है। कोई भी साथी अगर पहली क्लास जिसने नहीं की है और अभी 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 वो क्लास से जुड़े हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा अपनी सारी क्लासेस को आप पैरल मतलब एक ऑर्डर से करना। यानी कि जो क्लास पहले हुई है हमारी, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य कराए, फिर शास्त्रीय नृत्य कलाकार, तो आप दोस्त यहीं से वो क्लासेस करना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10,
इस तरह से करते हुए आना। ओके, हम आपको ये बात बताते रहेंगे, क्योंकि आप अगर बीच से जुड़ेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे मेथड। कुछ साथी पूछ रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पढ़िए, ठीक है, उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन पढ़िए। चलें जी, वेरी गुड। रघुवंशम, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, ये आपका हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि मालविका थी और एक अग्निमित्र, ये पड़ोसी राजा थे, इन दोनों का प्रेम हो गया। तो कालिदास प्रेम पर बहुत लिखा है उन्होंने, इसीलिए तो उनको कहा गया भारत का शेक्सपियर। मालविकाग्निमित्रम। नाट्य शास्त्र आप जान चुके हो, भरत मुनि, एसएससी बहुत पूछता है नाट्य शास्त्र। ओके। देवी चंद्रगुप्तम, ये आपका आपका गुप्त वंश में जब शकों का आक्रमण हुआ उस समय की कहानी है विशाखा दत्त की। और यदि गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छी पुस्तक यही है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। ये आपका जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज थर्ड जिनको हम कहते हैं, या राय पिथोरा जिनको हम कहते हैं, तो ये उनके दोस्त थे, दोस्त थे। बहुत बढ़िया। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना, क्या होता है ये? मिट्टी का खिलौना। क्या बोलेंगे? मिट्टी का खिलौना बोलते, कई बार मिट्टी की गाड़ी बोल देते हैं इसको। ये शूद्रक ने लिखी, बहुत पूछी जाती है, शूद्रक ने। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता, ये वराहमीर की है। क्या आप बता सकते हैं मुझे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वराहमीर किसके दरबार में रहते थे? वराहमीर तो ये रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। जैसे अकबर ने इन्हीं को बाद में, इन्हीं की तरह अकबर ने भी 9 रत्न रखे थे, तो उन 9 रत्नों में से आपका खगोल को, एस्ट्रोनॉमी की बहुत नॉलेज रखते थे आपका वराहमीर। पंचतंत्र, इसमें आपका नैतिक शिक्षा की कहानियां थी। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा का बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे बहुत पूछा जाता है, हमने आपके लिए रखा ही वो है जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो पूछे जाते हैं। ओके, हम सिर्फ एक रीडिंग लगाएंगे और आप एक तरफ हाथ छिपाएंगे। आप सीधे हाथ की तरफ हाथ रख करके अपने फोन पर, फोन अपने सर दूर रखें थोड़ा सा, और सीधे हाथ पर जितने भी ये आपका लेखक हैं इनको छुपाएं, आप छुपाएं हाथ से, और छिपा करके फिर बोलें एक बार। थम्स अप करें, इसी मेथड से याद करेंगे। ओके, अगर इस मेथड से नहीं याद करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और एकदम से तुम गड़बड़ कर दोगे। ठीक है बॉस, समझ पा रहे हैं? करारतार्जुनियम, करारतार्जुनियम किसकी है? भारवी की पुस्तक है करारतार्जुनियम। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम ये दंडी की पुस्तक है। हिस्ट्री में हम अब जब आपको हिस्ट्री का पढ़ाएंगे तो वहां पे किताबों के नाम आएंगे बार बार। देखिए, हर्षचरित्र और कादंबरी को लिखा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के आपका कोर्ट पॉइंट थे। और खुद हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद का नाम नहीं है तो आप लिख लो, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक किसके हैं? रत्नावली, नागानंद और आपका प्रियदर्शिका, ये किसके हैं सारे? तो ये हर्षवर्धन ने खुद 3 नाटक लिखे थे अपने। ये चारों पूछे जाए। मालती माधव भवभूति की है। पृथ्वीराज विजय को लिखा है आपका जगनिक ने। बोर्ड क्लियर है ना? एक बार देखिए, मुझे बताइए कहीं मैं बोर्ड के सामने तो नहीं आ रहा हूँ अभी? इतना ठीक है ना, मैं यहाँ किनारे पर बैठता हूँ तो दिखता है ना आप सब लोगों को? रोबिन कुमार जी ने बताया है कि अभिनय दर्पण पुस्तक को नंदिकेश्वर ने लिखा है। ठीक है। पृथ्वी क्या बोलेंगे? कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, पूछी जाती है। हम बार बार यही बोल देते हैं आपसे, पूछी जाती है, क्योंकि जो हमको लगता है कि वो बार बार रिपीट होती है वो निकल जाता है, अब नहीं बोलेंगे। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। गीत गोविंद जय, आपका गीत गोविंद जयदेव की है। राजतरंगिणी, यदि आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो आपको कल्हण का राजतरंगिणी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कश्मीर में हिस्ट्री में आप यदि पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में 3 वंश बताए गए हैं कश्मीर में आपका। बताइए कौन कौन से 3 वंश हैं आप यदि जानते हो तो? जैसे कि लोहार वंश, उसको बहुत उन्होंने वहाँ पर प्रकाशमान किया। ठीक है, लोहार वंश को, क्योंकि उसके बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में उन्होंने बहुत लिखा। और 1151 में कश्मीर के एक राजा थे जय सिंह, 1151 तक, उनके बारे में इतिहास को बताती है ये पुस्तक राजतरंगिणी। अच्छा, नागानंद ये आ गया। हर्षवर्धन, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर ये सोमदेव की है। और इस समय पे जो प्राचीन पुस्तकें थीं ज्यादातर किस भाषा में लिखी जाती थी? मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ लूं, कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई थी?
तो क्या कहोगे, ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। क्योंकि प्यारे साथी, आप हर एक एग्जाम या हर एक किताब की किस लैंग्वेज में लिखी गई ये याद नहीं कर रख सकते हो एक टाइम पे, वो हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है उसको आपको एक जर्नल माइंडसेट बनाना है कि प्राचीन पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी, ज़्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी, संस्कृत में। ठीक है। तो राजतरंगिणी काफ़ी पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है। एहोल प्रशस्ति रविकीर्ति ने लिखा, अमरकोश अमर सिंह ने, सूर्य सिद्धांत को वराहमीर ने लिखा। किसने? वराहमीर ने, वराहमीर ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अरशद, थोड़ी देर में आप ब्लॉक हो जाएंगे। एक तो आप अपना कमेंट जानबूझ के इतना बड़ा कर देते हो, उसको इतना सारा कॉपी मार के कि वो सबसे बड़ा दिखे, और एक कुछ भी लिख देते हो तुम, क्या भूलूं क्या याद करूं, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन ने लिखी है। वो अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी ने। हर्षवर्धन को आप मतलब अमिताभ को पिताजी बना दे रहे हो, ऐसा मत करो दोस्त। दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें, बुक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बुक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो देखिए, जो प्राचीन समय का इतिहास हमको मिलता है, दिल्ली दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे कुल, टोटल कितना नंबर ऑफ डायनेस्टीज था आपका दिल्ली सल्तनत में, तो आप जानते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सब हुए। तो इन सब के बारे में वहाँ उन समय के जो लेखक थे उन्होंने पुस्तकें लिखी, तो वो बहुत पूछी जाती हैं। तो कौन सी? तहकीक हिंद अलबरूनी, तबकात नासरी, मिनहाज उसराज, ये मिनहाज उसराज था आपका इल्तुतमिश के समय पर, इल्तुतमिश के समय पर। इसने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। रजिया सुल्तान के बारे में भी इसी ने लिखा कि रजिया अगर महिला न होती उसका नाम भी भारत के बड़े राजाओं में लिया जाता। ठीक है। मिनहाज उस सिराज, लैला मजनू, किरानुस्सादीन, अमीर खुसरो, तोताए हिंद, ये तो 8 राजाओं के समय पर रहे। खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इनकी, अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख ए फिरोजशाही, ये जियाउद्दीन बरनी की है, जियाउद्दीन बरनी। किताबुल रिहला इब्न बतूता ने लिखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। ये हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे। ये 1333 में आया था, और इसको फिर दिल्ली का काजी बनाया, मूर देश से आया, मोरक्को से आया, फिर 1342 में इसको अपना एम्बेसडर बना करके भेजा था। अच्छा, अभी हमने वहाँ पर मिडेवल हिस्ट्री को यूट्यूब पे ख़त्म किया था, तो मैं उम्मीद करूँगा आप में से बहुत सारे साथी फाउंडेशन बैच से जुड़े रहे होंगे। एक बार थम्स अप करके बताना आप में से कितने साथी हैं। इसमें पोल क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। आप एक बार बताएं मुझे कि आप में से कितने साथी आपका फाउंडेशन बैच से जुड़े रहे थे, जिसको हम पिछले 7 महीने से चला रहे थे। मिफ्ताह उल फुतूह, ये किसकी है? अमीर खुसरो की है। फतवा ए जहानदारी, ये जियाउद्दीन बरनी की है। ताज उल मासिर, हसन निजामी, हसन निजामी की बुक है। तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी, ये आपका 1400 तक रहा था, आपको पता होना चाहिए, सैयद वंश, तो उस समय के शासकों के बारे में। तारीख है यामिनी, ये आपका मोहम्मद गजनी का वंश था, यामिनी, उसके वंश के बारे में लिखी गई पुस्तक थी, जो उतबी ने लिखी, उतबी ने लिखी। शाहनामा का नाम हमको देखने को नहीं मिला, उसको भी लिख लेना। शाहनामा पुस्तक को किसने लिखा था? तो शाहनामा को लिखा था फिरदौसी ने। इन सबको किस भाषा में लिखा गया, किसके बारे में जानकारी देती हैं ये सब हम इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास में। देखिए एक चीज और देखना, ये जो पुस्तकों के नाम आ रहे हैं ये बहुत रिसोर्स के विषय हैं। ठीक है, कि आपको कभी भविष्य में कुछ जानना है तो इन्हीं सब चीज़ों से रिसोर्स लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, ज़्यादातर साथी जुड़े रहे, ज़्यादातर साथी उससे जुड़े रहे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुगल कालीन पुस्तकें, मुगल काल आप जानते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत जो थी आपका, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हुई थी 1206 से लेकर के 1526 तक। तो ये टोटल हिस्ट्री रहा था 320 वर्षों का, 320 ईयर्स का। फिर आपको पता होना चाहिए, फिर मुगल्स आ गए थे देश में, किससे? बाबर 1526 पानीपत फर्स्ट में आपका इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और मुगलों की नींव रख देता है। और कब तक रहे थे? 1857 तक। तो कितने वर्ष? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसको देख करके कि भैया टोटल वो रहे होंगे 331 वर्ष, 331 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं था, इनमें बीच के 15 वर्ष, यानी कि 15
15 आपका 1540 से लेकर के और 1555 तक सूरी वंश रहा था, यानी 15 वर्ष यहाँ पर मुगल नहीं रहे थे। हुमायूं को भागना पड़ा था शेर शाह सूरी की हिम्मत के सामने, तो 15 वर्षों तक मुगलों को भागना पड़ा था। ठीक है, तो 15 वर्ष के लिए जब मुगल भाग गए तो 15 वर्ष इसमें से वो माइनस कर लेना, ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे, कितने वर्ष मुगलों ने रूल किया यहाँ पर, तो आप कहेंगे मुगलों ने रूल किया था यहाँ पर 316 ईयर्स, 316 ईयर्स। ओके। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा ने लिखी, कि किसने, बाबर की किताब है। मुवैयान बाबर ने लिखी, मुवैयान इसकी किताब की शैली भी है, स्टाइल भी है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा गया, हुमायूं के बारे में जानकारी देती है, हुमायूं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तुजुक ए बाबरी मोस्ट टाइम रिपीट होती है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, और अकबरनामा के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, है ना। आईने अकबरी क्या है, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का नाम ही आईने अकबरी है, किसका, अकबरनामा का थर्ड पार्ट है। फतवात आलमगीरी, आलमगीर किसको बोलते थे, औरंगजेब को, तो उसके बारे में पुस्तक लिखी है आपका ईश्वर दास नागर ने, किसने, ईश्वर दास नागर ने। ये सभी किताबें पूछी जाती हैं, मोस्ट टाइम रिपीटेड पुस्तकें हैं, है ना। और ठीक लिखा है, सूरज पालीवाल जी ने सरहिंद के युद्ध से वापसी की थी हुमायूं ने, जी हाँ, उसने सरहिंद का युद्ध जीता था और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता था, और 1555 में वापस आया था हुमायूं, बहुत शानदार। जहांगीर नामा किसने लिखी है, जहांगीर ने लिखी है, किसने, जहांगीर ने। दोस्त एकदम ठीक चल रहे हैं ना, इस चीज का रिवीजन कर लेंगे ना आप अच्छे से। जितने भी मेरे साथी परफेक्ट साथी हैं, जिनको मैंने कहा था कि भाई आप अपने सिलेक्शन को यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत आपका एक वन क्या बोलेंगे उसको, 40 डेज का एक बैच आया कंप्लीट, जिसमें हमको पढ़ना है, 40 डेज का टारगेट बैच आपको बताया गया। तो 40 दिन में आपको चीज़ों को पढ़ना है, तो आपको गति तो रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया एकदम से स्लो स्लो चल के पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, कोई इशू तो नहीं होता ना। कोई इशू है तो आप लिख सकते हैं उसको, उस बात को लिख सकते हैं आप। तो क्या बोलेंगे, जहांगीर नामा, जहांगीर नामा, ये 40 या 43 44 क्लासेस होंगी, ज़्यादा नहीं। चार चमन ये शाहजहां के बारे में है, किसके, शाहजहां के शासनकाल के बारे में है, शाहजहां। जहांगीर नामा, जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये आपका, इसको बोला जाता है आपका जहांगीर ने लिखी। मज्म उल बहरीन आपका दारा शिकोह की, सीर अकबर जो कि 52 उपनिषदों का अनुवाद है, ये दारा शिकोह ने लिखी। ठीक है, इसमें मज्म उल बहरीन बहुत पूछी जाती है। लीलावती पुस्तक को साथी आपका उसका मतलब फैजी ने अनुवाद किया था, लीलावती को लिखा नहीं, लीलावती तो भास्कराचार्य की बुक है। लीलावती का याद रख लेना, इन्होंने लीलावती का ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन किया था साथी, ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन। सर आप मुझे गोद ले लो। अरे भैया, तुम कौन से मेरे देवर हो, मैं तुम्हें गोद में बिठा लूं। हाँ, बोलो जी एक बार। फतवा ए आलमगीरी, शेख निजामुद्दीन अहमद, शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा ये किसकी है, अब्दुल हामिद लाहौरी की है, अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हमीर नहीं, सॉरी, अब्दुल हमीद लाहौरी है ये, क्या है, हमीद लाहौरी। मुक्तका उल तवारीख किसने लिखी, बदायूनी ने लिखी, मोस्ट टाइम रिपीटेड, किसने लिखी है, बदायूनी ने लिखी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है, किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने। बोले जी एक बार, दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद सरस्वती जी का एक संगठन था, बताइए कौन सा था। इनके संगठन का नाम था, मैं महत्वपूर्ण नहीं लिखूंगा साथी, आपको पढ़नी पड़ेंगी किताबें सभी, या चलो मार्क कर देते हैं, तुम्हारा दिल रख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक, आपको पता होना चाहिए, 1875 में मुंबई के गिरगांव में एक संगठन इन्होंने बनाया था, आर्य समाज। और इस इन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर सब लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सनातन व्यवस्था है, और इस सनातन व्यवस्था में बहुत अंधविश्वास और पाखंड फैल चुका है, उसको दूर करने के लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए, उस उन्मूलन के लिए हमको कार्य करना चाहिए, तो आर्य समाज बनाया। तो इन्होंने एक बुक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। और मैं ये कहता हूँ, इस सत्यार्थ प्रकाश बुक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे कभी जीवन में, आपको समय मिले तो आप इस किताब को अपनी विश लिस्ट में रखना कि आप सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है।
इसका पहला एडिशन 1875 में हिंदी में आया, तो लेकिन क्योंकि ये पहले तो आप जानते हो कि ये संस्कृत का प्रयोग करते थे, हिंदी उतनी इनकी पकड़ नहीं थी, तो पहली पुस्तक में क्या हुआ, कुछ त्रुटियां शब्दों में या वाक्यों में ऐसे रह जाती हैं, जब मान के चलिए कि आपका किसी लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है। फिर इसका सेकंड परिष्कृत रूप आया था 1882 में, हिंदी में ही आया, सेकंड एडिशन। ओके। गीतांजलि और गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत चर्चित किताबें उन्होंने लिखी है, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मोस्ट टाइम रिपीटेड है। स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला बहुत पूछी जाती है, काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की। और गीतांजलि जो किताब है आपको पता होना चाहिए, इसको तो 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ये हम आपको अवार्ड्स में भी बताएंगे, जब नोबेल प्राइज हम आपको पढ़ाएंगे, इनको नोबेल मिला था। ठीक है दोस्त। सिपाही म्यूटिनी आप सबको पता होना चाहिए, 1857 में ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोगों ने एक आपका विद्रोह करके हिला दिया था, जिसको 1857 का विद्रोह हम कहते हैं, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। या यूं कहें, एक आपका जो आपका 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, सिपाही म्यूटिनी। तो इसको लिखने का काम कि भाई इस समय पर क्या हुआ, यहाँ के गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे, कौन थे, ये गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे आपका आरसी मजूमदार। इन्होंने इतिहास लिखा है, सरकारी इतिहास 1857 का, 1857 का। ठीक है, तो ये सिपाही म्यूटिनी इसको कहेंगे, सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी बोलते हैं विद्रोह को, आरसी मजूमदार ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह दिया था किसने, वीडी सावरकर जी ने, और ये इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र जी की पुस्तक है, एसएससी ने मोस्ट टाइम रिपीट किया है, नील दर्पण। ठीक है, नील की खेती को उजागर करने वाली, नील के किसानों की स्थिति को, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था, वहाँ उनकी हालातों को दर्शाने वाली एक पुस्तक है, जिसपे बाद में आपका एक नाटक भी आया था, धारावाहिक, यानी कि वहाँ आता था आपका डीडी न्यूज़ वगैरह पर। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की है, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। की टू हेल्थ, की टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की कुंजी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी है, गांधी जी की किताब है, इसको लिखा था गुजराती भाषा में। एक पूछा जाता है इसी पुस्तक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था, इन्होंने तो गुजराती में लिखी गांधी जी ने, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किया था महादेव देसाई ने, गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। महादेव देसाई कौन थे, गांधी जी के सेक्रेटरी थे, गांधी जी के सेक्रेटरी थे। ओके। माई लाइफ माई मैसेज, इस तरह की किताबें बहुत पूछी जाती हैं। पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बहुत पूछी जाती है इनकी। जिसको देखो हिंद स्वराज को क्या बोल देता है, हिंद स्वराज न लिख के इंडियन होम रूल लिखता है एसएससी, हमेशा याद रख लेना। आप इसको पढ़ के ऐसे लगेगा भारतीय गृह शासन, इंडियन होम रूल, लेकिन ये हिंद स्वराज को लिखता है, हिंद स्वराज को लिखता है। समझ गए बॉस। आगे आएंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने लोगों को ये बताया कि ब्रिटिश सरकार ने हमको कैसे लूटा है, जिसमें इन्होंने क्या दिया था, ड्रेन थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी इसी किताब में दी थी वो। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जानते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने किसी साथी ने पहले पढ़ा हो, कभी जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रख लेना। इकोनॉमिक्स के लिए कभी भी आपको क्लासेस करनी है तो विनय सर ने, विनय सर ने RWA SSC चैनल पर, आप जानती हैं वो कितने शांत चित्त के टीचर हैं, बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छे से। विनय सर इकोनॉमिक्स, कभी भी आपको कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स का समझ में ना आए और यूट्यूब पे आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो आप लिख लेना उस टॉपिक का नाम और विनय सर लिख के आप उसको सर्च कर सकते हैं। इंडियन विंस फ्रीडम, क्या बोलोगे, इंडियन विंस फ्रीडम ये किसकी, अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले जो साथी आपका शिक्षा मंत्री थे, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सरोल की है, वैलेंटाइन सरोल आप जानते हैं भारतीय शांति का जनक मानता था, किसको मानता था, कहता था बाल गंगाधर तिलक ही हैं भारतीय शांति के जनक, वो इसी बुक में कहता है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, कर्जन ने यहाँ पर विभाजन किया, कर्जन कहाँ से आया, पश्चिमी देशों से आया था और पूर्व के देशों में आया, ईस्ट के देशों में, तो उसने यहाँ की समस्याओं को देखा और लिखा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, कर्जन। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये आपका भगवती चरण वोहरा ने लिखा। दरअसल में गांधी जी ने जो धमाके हुए थे सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी के द्वारा,
तो वहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने उसकी आलोचना की थी, तो गांधी जी ने किताब लिखी थी कल्ट ऑफ द बॉम्ब। कल्ट ऑफ द बॉम्ब, ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में सब पढ़ाया था आपको, अब भी पढ़ाएंगे आपको भी, चीज़ों को एक फ्लो में बताते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे बस। कल्ट ऑफ द बम, तो ये किसकी है? गांधी जी की। तो गांधी जी ने जब बम वाले दर्शन की आलोचना की, तो तब यहाँ पे लिखा इन्होंने बम का दर्शन, भगवती चरण वोहरा, बम क्या काम करता है, और एक गांधी जी के लिए प्रतिक्रिया थी उनकी। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, इंडियन मुसलमान, ये हंटर की किताब है, बहुत प्राचीन पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इंडियन पिलग्रिम किसकी किताबें हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की किताबें हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की। बहुत बढ़िया जी। कल्ट ऑफ द बॉम्ब महात्मा गांधी, बहुत सही विशाल सिंह जी, आपने शायद हमारे साथ में लिखा। ठीक है सर, इन क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा है अगर किसी ने थोड़ा पढ़ रखा है पहले से, हाँ दोस्त। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसको इसको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, अगर कोई, मैंने बताया था ना कुछ बच्चे जो एमटीएस के लिए हैं, एमटीएस के लिए, अगर उन्होंने इस बैच से जुड़े वो, और क्योंकि हमको टारगेट करना है किसको? पहले सीजीएल को, फिर उसी क्रम में आपका एग्जाम होगा, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सब होंगे। तो एमटीएस के लिए अभी थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा, तो जब तक एमटीएस आपका होगा तो आप इन चीज़ों को इन सब बच्चों से 2 बार ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, उतना समय आपके पास है। ठीक है बॉस, आप लेकिन ये करना होगा तुमको, ऐसे नहीं कि खत्म हुआ और बैठ के रख गए। ठीक है, किरण मलिक जी, मैं समझा नहीं आपकी बात, आप बताइए क्या कह रहे हैं, पूरी बात लिखिए। गीता रहस्य, ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है, बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम इन वेदास, ये भी किसकी है? आपका बाल गंगाधर तिलक जी की है। ठीक है। भारत एक खोज एंड इंडियन डिस्कवरी, एंड इंडियन डिस्कवरी नहीं बोल सकते इसको, इसको बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इस किताब का नाम आएगा डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने देखा नहीं, जवाहरलाल नेहरू। और लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? वो मेघनाथ देसाई जी की, मेघनाथ देसाई जी की है। वेरी गुड। द लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंदो घोष, आपको पता होना चाहिए, एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में क्या है, इन्होंने आपका सन्यास को अपना लिया था, सन्यास को। लेटर्स ऑन योगा इन्होंने लिखा, योग के ऊपर लिखा, गीता के ऊपर लिखा। द मदर्स फ्यूचर पोइट्री, अरविंदो घोष की किताबें हैं, लेकिन द लाइफ डिवाइन कभी नहीं भूलना है, लाइफ डिवाइन। ठीक है बस। बुद्धा और कार्ल मार्क्स के ऊपर, उनके दर्शन के ऊपर, उनकी फिलॉसफी के ऊपर। भैया स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, कहाँ मिलेंगी? देखिए, आप ऐसे एप्लीकेशन, अब तुम्हें एप्लीकेशन चलाना सिखाएं पहले। देखो, आप ऐसे क्लिक करते होंगे, अपने कोर्स में जाते होंगे, टीचर्स के फोटो आते होंगे, आते होंगे टीचर्स के फोटो, नहीं आते होंगे? टीचर्स के फोटो पे क्लिक करते होगे, सब्जेक्ट पे, स्टडी, एक तो लाइव पे चले गए आप, एक फोटो पे क्लिक करोगे तो वहां चैप्टर्स के नाम दिख जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5। ओके भैया, यूपीएससी बहुत पूछता है डिस्कवरी ऑफ, यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्त, तब पूछे जाते थे 1970 में, अभी नहीं पूछे जाते, 50 साल पहले पूछे जाते थे। बुद्धा, कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, क्या बोलेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जीवन काफी नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी किताब है, नटवर सिंह की। जब हमने किताबें पढ़नी शुरू की थी तो हम शुरुआती दौर में 2 किताबें खरीद के लाए थे। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, सोल्ड हिज फरारी। जब हमको जर्नल, जर्नल सब चीज़ों से मतलब अलग कुछ पढ़ना था, तो हमारी जब रुचि जागी और हम फिर लगातार मतलब उसी को पढ़ते रहे, इधर उधर की चीज़ें। तो क्या बोलेंगे? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसमें जूलियन मेंटल, एक आपका न्यूयॉर्क के वकील थे, वो भारत आते हैं, उस सब की कहानी है, और उन्होंने अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। और दूसरी किताब थी इंडियन पॉलिटिक्स पर, ये हमारी शुरुआती 2 किताब हैं जो हम खरीद के लेके आए थे। ठीक है, मुखर्जी नगर से, मुखर्जी नगर, वो है ना द बुक शॉप मुखर्जी नगर में, चौकी के बराबर में।
वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इसको दुखद भारत के नाम से भी पूछता है, दुखद भारत। दुखद भारत पुस्तक को किसने लिखा है? दुखद भारत पुस्तक को किसने लिखा है? बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल ने लिखा है। हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों को कितनी कठिनाई होती थी लाहौर सेंट्रल जेल आदि में, आप जानते हैं जतिन दास जी की मौत हुई थी, जहाँ पर उन्होंने आपका 63 दिन, कितने दिन वो भूखे रहे थे? 63 डेज। भगत सिंह वहीं पर आपका 81 दिन भूखे रहे थे, बटुकेश्वर दत्त 81 दिन उसी भूख हड़ताल के लिए रहे थे। तो उस सब को लिखा है बंदी जीवन में सचिंद्र सान्याल ने। इंडियन होम रूल हम आपको बता चुके, मोहनदास करमचंद गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है सर, ये किताबें क्या हिंदी में आती हैं? हाँ जी, हिंदी में आती हैं, और मैं भी किताबें हिंदी में ही पढ़ता हूँ। ठीक है, हिंदी में ही। ग्लेम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पंडित नेहरू की किताब है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये नेहरू जी की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, उनकी किताब है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, नेहरू जी जानते हैं आप इंदिरा जी के नाम पत्र लिखते थे, तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स उनका एक संकलन है ये, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और किसको पत्र लिखते थे नेहरू जी? आपका अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखते थे। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये किसकी किताब है? चेतन भगत की। बताइए भारत में कौन सी मूवी है जो थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ उपन्यास पर आधारित है? एक मूवी आई थी, आपको याद हो, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी दिवंगत हो गए, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी एक मूवी थी काय पोचे, काय पोचे। तो इनके उपन्यासों पर बहुत मूवी बनी है चेतन भगत के। 400 डेज हो गया, 5 पॉइंट समवन इस उपन्यास की कहानी पर बन गई थी। थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स बन गई थी। हाफ गर्लफ्रेंड आपको पता हो, अर्जुन कपूर की मूवी है वो, उसके साथ में वो हीरोइन है श्रद्धा कपूर, शायद नाम है, श्रद्धा कपूर ही नाम है ना? हाँ। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसकी कहानी क्या थी, हुआ क्या था? उसको ट्रेन टू पाकिस्तान को खुशवंत सिंह ने लिखा है। और आप भारत पाकिस्तान के विभाजन की कहानी को यदि समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को भी अपने जीवन में जरूर पढ़ना। ठीक है, जितना जल्दी पढ़ पाओ, जब सिलेक्शन हो जाए तो तब पढ़ लेना, है ना? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, द गाइड आर के नारायण। गाइड एक मूवी भी है, कभी मैं ये भी कहूँगा आपको समय मिले तो अपनी विश लिस्ट में इस गाइड मूवी को भी रखिएगा। देवानंद की एक मूवी है, और ये जीवन में, आप जीवन के बारे में आपको, अगर आप चेतना आपके अंदर है और आप एक मतलब आपका आईक्यू लेवल सही है और आप चीज़ों के बारे में विचार विमर्श और प्रश्न कर सकते हैं, तो इस मूवी से तुम कुछ महसूस करोगे, जीने का एक अंदाज तुमको मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? द गाइड आर के नारायण का ही उपन्यास था जिस पर वो मूवी बनी है, देवानंद की पुरानी मूवी है एक, यूट्यूब पर मिल जाएगी। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है, मालगुडी डेज। द डार्क रूम बहुत पूछी जाती है। द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर ए वीजा वो आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, लेकिन वेटिंग फॉर द महात्मा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सूरज पालीवाल। वेटिंग फॉर द महात्मा ये किसकी है? ये साथी आपका वेटिंग फॉर द महात्मा, ये आपका आर के नारायण की, इनकी बुक है। पैक्स इंडिका एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है। शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं, शशि थरूर, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक जबरदस्त रिसर्चर है। हम गए थे उनकी लाइब्रेरी देखने, हम केरल में गए, वो केरल से हैं। तो आपका उनकी जो लाइब्रेरी है ना, आप समझिए ऐसे, मान के चलिए आप 2-3 बीघे समझते हो, 2-3 बीघे, मतलब 1 बीघे 1000 गज के आसपास, जगह जगह वो अलग भी होता है, या हमारे यहाँ कहीं पर 1000 मीटर भी होता है, हमारे यहाँ 843 मीटर होता है। कम से कम 2-3-4 बीघे तक भी होगा शायद वो जगह, उसमें लाइब्रेरी है उनकी। सोचिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है वो, पर्सनल लाइब्रेरी। ठीक है, और उन्होंने बहुत अध्ययन किया अपने जीवन में। पैक्स इंडिका एन एरा ऑफ डार्कनेस, लेकिन यहीं पे एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन्होंने तो लिखा एरा, अंधेरे का एक युग, और इन्होंने लिखा एरिया ऑफ डार्कनेस। वीएस नायपाल, वीएस नायपाल नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ओके। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये लोकेश शर्मा ने लिखा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, बताइए यहाँ पर किस प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है? तो मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखा गया, मनमोहन सिंह जी के बारे में, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। माई कंट्री माई लाइफ, अभी हमने बताया था, माई लाइफ माई मैसेज वो गांधी जी की थी। माई कंट्री माई लाइफ
ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी की है। क्या आप मुझे बता सकते हैं माई लाइफ माई मिशन किसकी है? माई लाइफ माई मिशन, ये भी बहुत चर्चित किताब है एक, तो आप कहोगे ये किताब है भैया स्वामी रामदेव की। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन भी बताइए इनको कब नोबेल मिला था, कितने साथी बता सकते हैं? हम हालांकि नोबेल में ही पढ़ेंगे कि 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला था। आई एम नो मसीहा, ये लिखा सोनू सूद। सोनू सूद का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने, आप जानती है जब देश में पेंडेमिक आया, कोरोना आया, तो आगे बढ़ के लोगों की हेल्प की, तो उनको लोगों ने मसीहा बोला, तो तब किताब लिखी उन्हें आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की है, बोलेंगे भी फटाफट से। अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या के ऊपर नीना रॉय ने। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई ने। हिमालयन ब्लंडर, जेपी दलवी की किताब है, काफी बार पूछी जाती है, किसकी? जेपी दलवी की किताब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी एमटीएस ने लास्ट ईयर भी पूछी थी कि आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्हीं की किताबें दी थी 4, और पूछा उनकी आत्मकथा कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहाँ जाना चाहते थे, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे। तो दोस्त याद रख लेना, आपके जीवन में जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है किसी वजह से आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएं। होता है, बहुत बार होता है। लेकिन कभी आप इस बात की उम्मीद मत छोड़ना कि आप उस लक्ष्य से, जो आपने सोचा था, उससे बड़ा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वो सब अपनी लगन से, मेहनत से, दृढ़ संकल्प से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने करके दिखाया कि एयरफोर्स तो छोड़िए, वो देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख व्यक्ति, अर्थात इस देश के राष्ट्रपति बने। उस सफर तक वो पहुंचे। तो विंग्स ऑफ फायर अपनी कहानी लिखी है, पढ़ना आप कभी इसको, और मतलब ट्रूली इंस्पायरिंग है। वो कहते थे कि मैं पत्थर पे बैठ के देखता था जब जहाज ऐसे उड़ते थे, और मैं वहाँ बैठ करके विचार करता रहता था, क्योंकि ये आपका जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसको क्रैक नहीं कर पाए थे, और सुसाइड जैसे इनके अंदर विचार आ गए थे। तो वहाँ आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए होंगे ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला के पास में, तो वहाँ पर आपका जो स्वामी जी का आश्रम है, शिवानंद जी का आश्रम है वहाँ पर। और जब इनका मीट हुआ था इनसे, उन्होंने इनको पैसे दिए वापस आने के लिए। ये संगम है, ठीक है। क्या बोलोगे? इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। फेलियर इज ए टीचर, जीवन में कभी भी आपको यदि फेलियर मिलता है तो उससे आपको सबक लेना है कि भाई यार क्या रीजंस थे, फेलियर के क्या कारण थे। जब तक आप फेलियर के रीजंस पर विचार नहीं करेंगे तो साथी आप एक नई मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन। मयूर चौहान, एसएससी का एग्जाम कैसे दोगे? एनडीए कॉन्फ्रेंस आउट एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या होता है कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग है, कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अगर आप इस बैच में आए हैं तो आपको एमटीएस तो कम से कम देना होगा, सीएचएसएल देना होगा, हाँ, टीजीएल देना होगा, और इंग्लिश ऐसे ही रखोगे, वर्ड्स को फिट लिखने का कोशिश किया करो एकदम से। आपका वर्ड एकदम से एजेक्ट होना चाहिए, एकदम से। जितना भी आपका, देखो दो चीज़ों पे ध्यान देना, आप इंग्लिश को पढ़ते होंगे, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, और साथ में आपका जो वर्ड्स को आप लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें आपकी कोशिश करना कि इनकी तरफ आप इनको परफेक्शन में ला पाओ। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन, चीज़ों को सही तरीके से बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक लिखने में दिक्कत रहेगी। तो उन वर्ड्स को जानना है। ऐसा नहीं है कि हम जन्म से जान जाते हैं सारी चीज़ों को, जर्नी होती है। बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग हम नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, और शायद अपने जीवन भर में हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन फिर भी जो जरूरी आपका जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी, वो सभी वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, और एक परफेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है, कोशिश करना है। अगर नहीं जानते हो तो उसको जान लेना है पहले, ओके। तो इसी तरह से फिर वो ठीक होगा। सर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पीएचडी नहीं किया था, फिर भी उन्हें डॉक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए डॉक्टर बोलने के लिए, डॉक्टर तो सर में वो होता है व्यक्ति जो आपका एमबीबीएस होता है। डॉक्टर कौन होता है? जो एमबीबीएस होता है, यानी कि जिसने आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन कर रखा हो और जिसने बैचलर ऑफ सर्जरी कर रखा हो, उसी को डॉक्टर कह सकते हैं।
लेकिन फिर क्या हुआ, जिन लोगों को पीएचडी की डिग्री मिली, तो पीएचडी जिन्होंने किया तो उनको बोला जाता डॉक्टरेट। डॉक्टर नहीं होता वो, लिख देते हैं उसको डा, होता क्या है वो डॉक्टरेट होता है, डॉक्टरेट। फिर उसको डॉक्टर पर चलन में आ गया धीरे धीरे, और फिर तो कुछ जगह तो बीएमएस वाले भी डॉक्टर लिखने लग गए। दरअसल में जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपका पीएचडी ही करें। कई बार यूनिवर्सिटी उनको मानद उपाधि दे देती हैं, यानी कि ऑनररी अवार्ड। आप कल को देश में कुछ अच्छा काम करो और कोई यूनिवर्सिटी आपके काम को सराहे, बेशक से आप पढ़े हुए नहीं हो, बेशक से आप पढ़े हुए नहीं हो, और आप पर्यावरण के लिए काम किया आपने पूरी जिंदगी, या दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा और किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनका जो कार्य है वो किसी शिक्षा से ज़्यादा बड़ा है, किसी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से कहीं ज़्यादा बड़ा इनका ये कार्य हो गया है, तो इनको हम अभी क्या है अपनी तरफ से ये मानद उपाधि देते हैं, तो वो डॉक्टरेट देते हैं। ओके। इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ ऑन पीपल्स प्रॉब्लम और एटर्नल इंडिया, दो पूछी जाती है इनकी, माई ट्रूथ एंड एटर्नल इंडिया। एटर्नल इंडिया समझ गए बॉस? बोलेंगे जी। जवाहरलाल नेहरू, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये तो हम आपको बता चुके। नरेंद्र मोदी, देखो बुक्स का जो एक आपका सेगमेंट रहेगा 2 to 3 डेज का रहेगा, कितने का, 2 to 3 डेज का रहेगा, 2 to 3 डेज का। नरेंद्र मोदी ने साक्षी भाव, देश के प्रधानमंत्री हैं, ज्योति पुंज और एग्जाम वॉरियर। एक बार तो इन्होंने बड़ी कमाल की सलाह दे दी थी, मोदी जी ने ये कह दिया था बच्चों से कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को पहले हल करो और आसान प्रश्नों को बाद में हल करना। बड़े विवादों में आए, है ना। क्या बोलेंगे, एग्जाम वॉरियर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एग्जाम वॉरियर। ये देखिए देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति रहे हैं उनकी किताबें अभी आ रही हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सूरज पालीवाल जी ने देखो कितनी परफेक्ट स्पेलिंग लिखी है। जैसे धोनी आर्मी में है कॉलोनल, तो वो कर्नल को कॉलोनल लिखना जान गए हैं, ठीक है, कॉलोनल। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया। हमारे तो मतलब हम घर में जब स्पेलिंग याद करते थे ना बैठ के इंग्लिश की, जैसे हमारा मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप जानते हो, एक तो 5 पार्ट में आता है, तो हमने सबसे पहले उसको याद करना शुरू किया। अब तो बहुत वोकेब्स हम भूल चुके। लेकिन जब अपना टाइम था ना कॉलेज में, तो हमारे में होता था रेमीडियल क्लास, क्योंकि हम गए थे यूपी बोर्ड से। हमारी इंग्लिश जो है वो थी फटीचर एकदम। मतलब फटीचर का मतलब समझ रहे हो कि इंग्लिश शब्द ही नहीं पता है। उन बच्चों की चलती थी, अब पहले यूपीटीयू में जितने भी लोगों का इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था, तो उन सब की चलती थी रेमेडियल क्लासेस इनकी, ताकि वो कम से कम कल को इंग्लिश में बुक्स हैं सारी इंजीनियरिंग की, तो वहाँ तो हिंदी में बुक्स होती नहीं, तो कैसे समझोगे भैया तुम, तो तुम पहले अपनी इंग्लिश ठीक करो। तो हमने वहाँ बहुत मेहनत की, उन लोगों ने फिर हमको न्यूज़पेपर से या सब कुछ आपका उन्होंने बोला कि टारगेट रखा होगा तुमको, अपना वोकेब स्टोर बढ़ाना होगा। तो हमने फिर ऑक्सफोर्ड को पढ़ा, ठीक है। और हमारे भैया बहुत हमसे बड़े थे, उनका बहुत स्टोरेज था वोकेब के मामले में, बहुत ज़बरदस्त। बहुत वोकेब्स हम लोग आपस में, हमारी दीदी थी बड़ी, तो हम आपस में एक दूसरे से पूछते थे, हम ऐसे ही याद करते थे। सिगरेट का स्पेलिंग सुनाओ, ऐसे याद करते थे, याद है तुम्हें, सिगार, पहले सिगार याद करते थे, सिगार, ETTE, सिगरेट। ल्यूटिनेंट, ये बहुत प्रचलित स्पेलिंग रही थी जिन पर बच्चे फंसते थे। आपका स्पेलिंग देख के कॉलोनल हमको याद आया ये। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन दोस्त। मनमोहन सिंह जी की चेंजिंग इंडिया बहुत पूछी जाती है। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है, मनमोहन सिंह जी की। टू द नेशन, फॉर द नेशन किसकी है, वो भी मनमोहन सिंह जी की है। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन और ड्रामेटिक डिकेड, कौन सा इनके पास पे पोस्ट रहा था प्रणब मुखर्जी, आपको पता होना चाहिए, देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडियन फिलोसफी। देखिए फिलोसफी के बारे में बहुत, जब आप एक एज पे पहुंच जाएंगे ना 25-30, जब आप बहुत मैच्योरिटी की तरफ, जरूरी नहीं है कि इस एज में ही व्यक्ति मैच्योर हो, कोई कोई पूरी जिंदगी भी मैच्योर नहीं हो पाता, पूरी जिंदगी भी। और कोई कोई बहुत कम उम्र में, 15 साल, 16 साल, 10 साल, 12 साल, कभी भी मैच्योरिटी कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जब दर्शन पढ़ने की समझ विकसित हो, या आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आए जिनके जवाब आपको ना मिलते हो कहीं, है ना, तो व्यक्ति फिर दर्शन की तरफ जाता है। तो कभी दर्शन आपको पढ़ना हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो दर्शन है वो पढ़ना, 2 पार्ट में आता है, उसको बोलते हैं इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन। और एक है हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इनकी तो बहुत पतली सी किताब है,
और इतनी पतली सी किताब दर्शन को समझाने के लिए उससे बेहतर किताब कोई नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। इनकी भी किताब है दर्शन पर, फिलॉसफी पर, बहुत अच्छी किताब, पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े। मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी एसएससी के फेवरेट हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर हैं एसएससी के, ऐसे समझो, 3 स्टार समझना है इनको। सलमान रश्दी, सलमान रश्दी। नई भारत का सामवेद, ये भैया लॉन्च की थी आपका किसने, इसको तो लॉन्च किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। देखिए इनके अवार्ड लिखे हुए हैं, ये हमको अवार्ड में ही आपको बताएंगे, तो अभी आपको अवार्ड पर फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको बुक्स देखनी है, बुक्स। क्या कहेंगे, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, क्या बोलोगे, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेज, द गोल्डन हाउस, सेम एंड क्विचोटे, ये किसकी हैं, सलमान रश्दी की किताब है। बहुत बढ़िया। भैया यूपीएससी में एक बुक पूछी थी, भाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, हाँ जी, बहुत अच्छी किताब है। किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार इनको मिला, इनकी बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आज यहीं तक रहने दें, 3 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे, 3 क्लासेस में, क्योंकि इसमें क्रिकेट की बुक भी होंगी, ठीक है। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ट्यूसडे जब हम मिलेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे में इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो ये हमारा 3 डेज चल जाएगा, हालांकि हमने शायद आपको ये 2 डेज बताया था ना, ठीक है ना बॉस, एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, ये हमने आपको शायद 2 डेज बताया, कोई नहीं, वो प्लस माइनस हो जाएगा थोड़ा बहुत, कोई इशू नहीं है। फिर स्पोर्ट्स पे हम बढ़ेंगे, मंदिर घराना एक एक क्लास के टॉपिक है, दिन दिवस एक क्लास का टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान। देखो किसी दिन अगर जरूरत पड़े ना 1.5 आवर की, तो माइंड में स्पेस रखना, इस दिन थोड़ी बड़ी क्लास की जरूरत भी हमको पड़ सकती है, स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमको थोड़ी बड़ी क्लासेस रखनी पड़ेंगी, है ना। बोले रेडी हैं, रेडी हैं भैया, एकदम से रेडी हैं। अब इस किताब को ना, ये जो बुक्स हैं, तो कोई ट्रिक ना लगाना, इसमें ट्रिक लगाओगे तो फंसोगे। तो बुक्स को क्या करना, आप एक बार साथी की नाम देखो एक बार, और फिर ऐसे नाम उसका बोलो, या तो स्कैन टेक्निक से, या फिर उसका नाम छुपा लो, एक तरफ लिख के लिख लो आपका बुक, और एक तरफ लिख लो ऑथर, और उसको रिवाइज करो, ठीक है बॉस। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बहुत अच्छे से, और हमेशा खुद पे विश्वास करते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली चीज़ आपका खुद पर विश्वास होगी, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें बाद में काम आएंगी। तो वो खुद के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़िए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब कब होगा हमारा क्लास, सीधे बताइए। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग। तो इतने बाकी चीज़ों को रिवाइज करते रहना, जिनके पास भी अपना पुराना कोई थ्योरी नोट्स है जो पहले पढ़ चुके हैं, तो कम से कम खुद को दिया करो, टारगेट दिया करो कि यार 4-5 टॉपिक तो दिन में रिवाइज करूंगा ही, छोटे छोटे टॉपिक हों बेशक से, कोई बड़ा टॉपिक कोई छोटा टॉपिक भी हो सकता है। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।